हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है प्रेप आईएएस में। मेरा नाम है समृद्धि और आज हम बायोटेक्नोलॉजी का बेटा पार्ट 2 यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो इफ यू रिमेम्बर पार्ट 1 में हमने लास्ट क्लास में देखा था एम्ब्रियो क्या होता है, स्टेम सेल्स मतलब आपके सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, एलिलोसोम क्या होता है, मेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। सो आज उसी की डिटेल डिस्कशन है जिसमें हम 3 पेरेंट बेबी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में अगर आपने सुना हो ध्यान से तो मैंने आपको क्लोनिंग भी बताई थी, उसमें सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एंड ऑल। ठीक है, सो आज ये हमारा दूसरी क्लास है जिसमें हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर 3 पेरेंट बेबी के बारे में पढ़ेंगे, जिसपे ऊपर अगेन 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। सो यहाँ पे सबसे पहले कुछ हम डेफिनेशंस देखते हैं, इसके साथ साथ इनको समझेंगे। सो सबसे पहली डेफिनेशन बेटा यहाँ पे जो दे रखी है दैट इज जीन। अब जीन क्या होती है? जीन कोई भी ऐसा फंक्शनल सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का ओन डीएनए। जैसे मान लो आपके पास डीएनए है ए टी टी जी सी, ठीक है, उसके बाद इसका आगे है सी सी टी ए टी ए जी सी सी टी ए। अब यहाँ पे ना ये पूरा जो जीएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, एक चेन है। इसमें से कुछ ही पार्ट जो होता है ना वो आपको चाहिए होता है। जैसे ये वाला पार्ट जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसुलिन जीन। दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज इंसुलिन जीन एंड दिस पार्ट विल फॉर्म व्हाट, इंसुलिन हार्मोन, जो कि आपका पता है डायबिटीज एंड ऑल में यूजफुल रहता है। सो 99% डीएनए जंक होता है, सिर्फ उसमें 1% डीएनए काम का होता है। उस फंक्शनल पार्ट को जो काम का है उसको क्या बोलते हो? जीन। ठीक है, और यही फंक्शनल पार्ट जो काम का है ये किस में काम आता है? आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। बाकी जो है दैट इज अ जंक डीएनए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये मत समझना जंक है तो उसका कोई काम ही नहीं होगा, आगे देखेंगे कि किस तरह से जंक डीएनए भी बॉडी को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो ये जीन, जैसे इंसुलिन जीन है ना, इसके मान लो सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया। जैसे लिखना था ए ए टी जी सी, ठीक है, लिख दिया क्या, ए टी ए जी सी। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक हेरिटेबल चेंज आ गया जीन के सीक्वेंस में, इसने पूरा का पूरा जीन का फंक्शन ही बदल डाला। और कई बार जब जीन का फंक्शन चेंज होता है तो उसके कारण डिजीज भी हो जाती है। ठीक है, उसके कारण क्या हो सकता है? बीमारी भी हो सकती है कोई। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि उसके कारण बीमारी हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। नेक्स्ट थिंग, जो आपका डीएनए है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं क्योंकि प्लांट्स में, प्लास्टिड में भी होता है। ह्यूमन बॉडी में डीएनए आपका 2 जगह प्रेजेंट होता है, एक होता है क्रोमोसोम, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमोसोम पे आपका जो प्रेजेंट होता है वो 99.9% डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ 0.1% डीएनए आपका होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब अगर इसमें म्यूटेशंस हो गई, इसमें म्यूटेशंस अगर होती हैं, दैट इज म्यूटेशंस आर अकरिंग इन द जीन विच इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये आपकी कॉज करती हैं म्यूटेशंस, आपकी क्या कॉज करती हैं? दीज म्यूटेशंस कॉजेज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, जैसे कि एल्पर सिंड्रोम, लेग सिंड्रोम एटसेट्रा। ठीक है, ये आपकी माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज को कॉज करती है। और इनमें से कुछ बीमारियां जो हैं वो मदर से इनहेरिट होती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया मदर से आता है। सो इसीलिए मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। बिकॉज अगर आप नॉर्मली पर्सन की बात करो तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, ये आपका मदर का एग सेल है। ठीक है, ये मदर का क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मदर के क्या है? एक्स और 22 अदर क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे पापा से आगे क्या? Y एंड 22 अदर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम।
अब मान लो इस माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया डिफेक्ट, ठीक है, सो यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया को चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में अगर आप नहीं चेंज करोगे तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो जाएंगे। सो अब क्या किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया चेंज किया जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया चेंज करते हैं तो डोनर चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया अपना डोनेट कर सके। सो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ डोनर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया। ये क्या आपका स्पर्म सेल जो कि 23 आपके कहां से आ रहे हैं, फादर से। ये क्या आपका एग सेल, यहाँ पे 22 क्रोमोसोम कहां से आ रहे हैं, मदर से, ठीक है। 23 क्रोमोसोम फादर से, 23 क्रोमोसोम मदर से, राइट। तो अब यहाँ पे डीएनए कहां से है, 0.1% डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। सो इसीलिए जो यहाँ से बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें 3 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। और याद रखना पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आता है, मदर से आता है। सो यहाँ पे देख लो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली द स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द इनटू द एग सेल। सिर्फ स्पर्म न्यूक्लियस ही एंटर कर पाते हैं। टोटल साइटोप्लाज्म जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है वो कहां से आता है, एग सेल से आता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये क्या है, फॉल्टी डीएनए है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर आपको एक ऐसा पर्सन जो कि डोनर है उसका ये माइटोकॉन्ड्रिया डालना है। सो आपने क्या किया, उस पर्सन के अंदर उसका माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात क्या हुई है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या था, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सो इसका हमने न्यूक्लियर डीएनए निकाला, जो न्यूक्लियस था वो आपने निकाला, या फिर आपने जो एग सेल था, इसको ऐसे समझो और भी देसी भाषा में बिल्कुल समझना है, ये आपके पास था क्या, एग सेल। एग सेल के अंदर क्या था आपके पास, न्यूक्लियस। तो स्टेप 1 में आपने ये न्यूक्लियस को क्या करा, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, वी हैड 1 डोनर। डोनर का भी क्या था, एग सेल और न्यूक्लियस। डोनर का भी सेल अलग किया और न्यूक्लियस अलग किया। तीसरा स्टेप क्या किया हमने, तीसरा स्टेप क्या, अब डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, इसके अंदर, इसको तो यूज नहीं कर सकते। सो करेंगे क्या, इसको इसके अंदर उठा के इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। और पापा का जो है उसको भी इम्प्लांट कर देंगे। आर यू गेटिंग द थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे इसको इम्प्लांट कर दिया और फादर को भी इम्प्लांट कर दिया। सो व्हाट यू विल गेट इज अ प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई। अब क्या किया, तीसरे स्टेप में हमने उसकी बाद के स्टेप में हमने क्या करा, वी पिक द फादर स्पर्म और उसको भी यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव, ठीक है, एंड बाहर वाला हमारा डोनर का है, ठीक है। समझ में आ गई, आर यू गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ पे ये चीज हुई है, राइट। सो यहाँ पे इस प्रोसेस को जो पहली बार डिस्कवर किया था वो एक पर्सन ने किया था जिसका नाम था डॉक्टर, जिसका नाम क्या था, डॉक्टर जॉन जैंग फ्रॉम न्यू होप फर्टिलिटी सेंटर इन न्यूयॉर्क। उसने सबसे पहले एक 3 पेरेंट बेबी क्रिएट किया था मैक्सिको में। और ये जो पर्सन थे ये आपके थे यूएस के, लेकिन यूएस में रिस्ट्रिक्शन थी, सो ही वेंट टू मैक्सिको और वहां जाके किया था।
और ब्रिटेन ऐसी कंट्री है जिसने बोला है कि ठीक है आप ऐसे बेबीज प्रोड्यूस कर, लेकिन बहुत सारे लोग इसका अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कल को आपने ऐसी चीजें कर दी तो मे भी कल को क्या हो जाएगा, कल को आपकी एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जिसमें आप अपनी अकॉर्डिंग डिजाइनर बेबी प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, सो इसीलिए कई लोग इसको अपोज करते हैं। इंडिया में अप्रूव्ड नहीं है, याद रखो। अब नेक्स्ट एक चीज और आती है कई बार जो आगे काम आएगी आपके, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है जो चीज आपकी लैब में करी जाए, टेस्ट ट्यूब्स में करी जाए। मान लो आपने एग सेल लिया, स्पर्म सेल लिया, उसको फ्यूज करा, लैब में जाइगोट बनाया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ इन विट्रो। अब यहाँ पे जो आप माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी इन विट्रो और इन वाइवो। माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ निकाल रहे हो? लैब में। अब अगर मान लो आपने फ्यूज करने के बाद, देखो यहाँ पे दो चीजें, आपने इन दोनों का फ्यूजन के बाद आपने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्प्लांट किया जाए, सो देन दैट विल बी इन विट्रो। लेकिन अगर आपने उसको फर्टिलाइजेशन से पहले कर दिया, सो दैट विल बी इन वाइवो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि आपने इन विट्रो में क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद आपने उसको पहले ही एक्सेल में बिठा दिया ताकि वो दोनों एक्सेल कंबाइन करे, सो दैट विल बी इन विट्रो। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हुआ है तो उसको इन वाइवो बोलोगे। क्लियर? फर्टिलाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, लैब में हुआ है तो इन विट्रो। क्लियर? चलो, नेक्स्ट कम्स द कंसेप्ट ऑफ सरोगेसी। अब बहुत सारी लेडीज होती हैं जो कि बच्चा कैरी नहीं कर सकती, या फिर उनकी जो वोम है वो बच्चा कैरी करने के लिए इतनी सफिशिएंट नहीं है, मतलब वीक है। सो दैट इज नोन एज व्हाट, सरोगेसी। ठीक है, सो सरोगेसी के केस में होता क्या है कि जो भी आपका एम्ब्रियो है उसको कैरी किया जाता है बाय द सरोगेट मदर। मतलब यहाँ पे एग और आपके स्पर्म ओरिजिनल पेरेंट्स के होते हैं, इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया जाता है किसमें, सरोगेट मदर में। समझ रहे हो बात, कि इसको कहां पे इम्प्लांट किया जाता है, सरोगेट मदर में, यूजिंग आईवीएफ एंड ऑल, राइट। सो यहाँ पे एम्ब्रियो में बी कैरिड बाय द अनदर वुमेन, जिसको गेस्टेशनल कैरियर और सरोगेट मदर बोलते हैं। सो एग्स इनफर्टाइल मदर के रिमूव किए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की जाती है और एम्ब्रियो को आप प्लेस कर देते हो कहां पे, जो सरोगेट मदर है उसके यूट्रस में। क्लियर? अब इंडिया के अंदर 2019 में एक सरोगेसी रेगुलेशन बिल लेके आया गया था, जो कि आपका मतलब बिल जो है लोकसभा ने पहले पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने इसको बोला कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजो, फिर यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी जब जो है सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट आ गई। तो सिलेक्ट कमेटी क्या बोलती है, उसने क्या चेंजेस किया? तो पहला चेंज है, इट अलाउस एनी वीलिंग वुमेन टू बी अ सरोगेट मदर। ठीक है, कि कोई भी वीलिंग वुमेन जो चाहती है कि वो किसी का बच्चा कैरी करे, वो सरोगेट मदर हो सकती। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो इसमें कंडीशन थी वो ये थी कि दैट पर्सन शुड बी द रिलेटिव ऑफ द क्लोज ऑफ द कपल। तो अब ये कंडीशन हटा दी गई है कि रिलेटिव होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, डिलीटिंग द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी as the ability to conceive after 5 years of unprotected intercourse, as it too was a long for a couple to wait for a child. देखो यहाँ पे पहले इन्होंने कहा था इनफर्टिलिटी क्या है, कि जो कपल जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन 5 साल तक उनको बच्चा नहीं हुआ है, सो दैट विल बी नोन एज इनफर्टाइल कपल। लेकिन अब यार यहाँ पे ना लोग क्वेश्चन करने लग गए थे, अब जिस बंदे की शादी 32-33 साल में हुई है वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तो वो 28-29 मतलब 40 साल तक वेट थोड़ी करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज कि भैया जो होमोसेक्सुअल्स है,
आपने होमोसेक्सुअलिटी तो अलाउ कर दी, तो जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो बच्चा कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, सो इसीलिए इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन को डिलीट किया गया। नेक्स्ट, इट प्रपोजेस टू रेगुलेट सरोगेसी बाय एस्टैब्लिशिंग नेशनल सरोगेसी बोर्ड। अब ये क्या कहते हैं कि नेशनल सरोगेसी बोर्ड बना लो, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी, ताकि सरोगेसी को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, कमर्शियल सरोगेसी विल बी प्रोहिबिटेड इंक्लूडिंग सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एंड गेमेट। कई बार लोग कमर्शियल सरोगेसी करते थे सेल परचेज करके, तो वो भी अब क्या कर दिया, प्रोहिबिट करते। देखो कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली इनके प्रावधान पूछ लेते हैं, सो यू शुड बी हैविंग एन आइडिया व्हाट इज देयर अंडर इट। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमारे पास क्या परमिटेड है, ओनली एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज परमिटेड एंड दैट टू whom, टू इंडियन मैरिड कपल, जो इंडिया में शादी हो चुकी है जिनकी, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल, या फिर ऐसे कपल जो कि इंडिया से जिनका लेन देन है। नेक्स्ट, इंडियन सिंगल वुमेन, तो यहाँ पे देखो इंडिया का मेल, सिंगल मेल अलाउड नहीं, जो सिंगल मेल है उनको भी अलाउड नहीं किया गया। और यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना सिंगल वाली, दिस इज ओनली फॉर दोज वुमेन हु आर विडो और हु आर डिवोर्स्ड। जैसे कई बार किसी का डिवोर्स हो जाता है, उसको धक्का लग जाता है कि यार मुझे शादी नहीं करनी दोबारा, उन वुमेन्स को, वो बच्चा तो चाहती हैं तो वो कैसे पैदा करे, सो उनके लिए भी है। बट द कंडीशन इज द एज शुड बी बिटवीन 35 to 45 ईयर्स। ठीक है, अगर वो एक ऐसी कंडीशन होती है देन द सरोगेसी विल बी अलाउड। 35 से पहले क्यों नहीं, क्योंकि वो खुद पैदा कर सकती हैं। 45 के बाद क्यों नहीं, क्योंकि अब बच्चे की टेक केयर कैसे करेंगे, है ना। सो पहले ये इंडियन सिंगल वुमेन नहीं था, ये इंडियन सिंगल वुमेन इज अ न्यू एडिशन। नेक्स्ट, इट प्रपोज टू इंक्रीज द इंश्योरेंस कवर फॉर सरोगेट मदर। देखो यार, अब जो लड़की, बेसिकली गर्ल, इज प्रोड्यूसिंग अ बेबी फॉर समवन, ठीक है, सो उसको आफ्टर प्रेगनेंसी भी तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो पहले ये हुआ करता था कि 16 महीने तक का इंश्योरेंस दिया जाता, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया है 36 मंथ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चल, कुछ और पॉइंट्स बिल में, सरोगेट मदर हैव नो राइट टू क्लेम द बेबी, द राइट एंड ड्यूटी इंटायरली गोज टू इंटेंडेड कपल। जो सरोगेट मदर है, कल को वो ये नहीं मना कर सकती कि मैं बच्चा नहीं दूंगी, ये बच्चा मेरा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी राइट और ड्यूटी इंटेंडेड कपल के, क्योंकि स्पर्म और एग तो वहीं से आए हैं। ठीक है, सेकेंड, अब यहाँ पे आता है कि क्या एबॉर्शन परमिटेड है। ठीक है, सो अगर आप बात करते हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, दैट इज नॉट लिंक्ड टू सरोगेसी, वो वैसे डायरेक्टली सरोगेसी से लिंक नहीं है, ये नॉर्मल कपल से लिंक है। इन दैट केस ओनली मदर हैज द राइट इन केस ऑफ सम इमरजेंसी। देखो, अब आपको पता है कि एबॉर्शन एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो एबॉर्शन है वो इनिशियल 3 months में हो जाता है, लेकिन आफ्टर 3 months एबॉर्शन नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे मान लो कि क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ ग्राउंड्स के ऊपर एबॉर्शन होता है। सो इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बैठती है जो कि डिसाइड करेगी वेदर प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेटेड और नॉट। जैसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई एंड ऑल, तब प्रेगनेंसी को डेफिनेटली टर्मिनेट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, कि कोई भैया मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, अब यार मेडिकल तो किसी को भी इशू आ सकता है, तब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, कि आर्टिफिशियल वूम। आर्टिफिशियल वूम क्या होता है? वूम क्या होता है? जिसमें बच्चा पैदा होता है। आर्टिफिशियल वूम क्या है? जिसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाली डायग्राम, कैन यू सी दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्लास्टिक बैग विच इज एक्टिंग लाइक एन आर्टिफिशियल वूम। कांट यू से दैट कि ये आर्टिफिशियल बैग है जो कि आपका किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जस्ट लाइक अ आर्टिफिशियल वूम।
इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे व्हाट इज दिस, ये लैम्ब है, लैम्ब के साथ हुआ है। सो यहाँ पे प्री मैच्योर लैम्ब जो है उसको एक कंटेनर में रखा गया है और ये कंटेनर कुछ लिक्विड वगैरह कर रहा है। तो पहले हम सबसे पहले बायोबैग्स पे आते हैं। ये जो बायोबैग है ना, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है बच्चे को, ठीक है, फ्रॉम मदर। सो प्लेसेंटा इज एक्टिंग लाइक दैट। जो इसमें यहाँ पे ड्रिप लगी है ना प्लेसेंटा में, इट इज हैविंग न्यूट्रिएंट्स। और जो भी वेस्ट जाएगा वो ये देखो, ये जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ये वेस्ट जा रहा है ना, सो दैट विल बी रिमूव थ्रू डायलिसिस। सो ये वाला आपका किसका रोल प्ले कर रहा है, लंग्स का, ठीक है। सो यहाँ पे द फीटस हार्ट पंप्स ब्लड, फीटस बच्चे का जो हार्ट है वो पंप ब्लड करेगा, जो कि, और ये क्या है आपकी अम्बिकल कॉर्ड्स की तरह, ठीक है। सो वो यहाँ पे आएंगे, देन ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा, जैसे कि लंग्स का काम, ठीक है, कि एक जगह से गया दूसरी जगह से वापस आ गया, राइट। और यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका बेचारा जो लैम्ब है वो इसमें लेटा हुआ है और दिस फीटस, लैम्ब फीटस इज एब्सॉर्बिंग द फ्लूइड्स थ्रू दिस पार्ट, राइट। अब यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो यहां से अंदर बाहर, देखो यहां से अंदर आ रहा है और यहीं से बाहर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको ब्रीथ भी तो करना है। तो ब्रीथ करने के लिए व्हाट इज देयर, एमनियोटिक फ्लूइड इज देयर। एंड हमेशा ना थोड़ा सा जो बैग होता है उसमें थोड़ा फ्लूइड होता है ताकि बच्चे की मूवमेंट इजी हो सके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इसमें होगा क्या टेक्निक में, वो देखो। सो बेसिकली इन दिस टेक्निक व्हाट इज देयर, ये आपके यूज की जाती है हेल्प करने के लिए प्री मैच्योर या फिर सिक ह्यूमन बेबीज को, ताकि वो सरवाइव कर सके, टू सर्वाइव एंड हेल्प द फीटस इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी व्हेन बिकम सो क्रैम्प्ड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद ना वूम काम करना बंद कर देती है, सो उस केस में उसको आर्टिफिशियल वूम में रखा जाता है। इस टेक्निक में होगा क्या, इस टेक्निक में जो फीटस है, जो कि 17 वीक के राउंड का फीटस है, 17 वीक मींस दैट इज ग्रेटर देन 4 मंथ्स फीटस, है ना, उसको एक टैंक में रखा जाएगा और उस टैंक में बहुत सारे लिक्विड्स होंगे और इस लिक्विड्स जो होंगे वो स्टिमुलेट करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड किस लिए चाहिए, ताकि प्रॉपरली ब्रीदिंग हो सके। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा जैसे कि बॉडी का होता है। A machine pumps the nutrients and oxygen into the baby blood, जैसे जो हमने ड्रिप बैग देखा था। इस टेक्निक को सक्सेसफुली एक्सपीरियंस किया गया था गोट के फीटस में जापान, ठीक है, समझ में आई? आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अभी तक ह्यूमंस में इंप्लीमेंट नहीं किया गया और चांसेस आर वेरी रेयर कि अभी इतनी जल्दी ह्यूमंस के लिए आएगा, इट माइट टेक टाइम। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट कमिंग टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में क्या आ जाता है, देखो मानो क्या हुआ कि एक वुमेन है, वो एग तो रिलीज कर रही है लेकिन उसकी यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, तो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, यूट्रस में प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही मैन जो है वो स्पर्म्स तो रिलीज कर रहा है लेकिन उसके जो स्पर्म सेल है ना वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो वुमेन की यूट्रस तक पहुंच सके, स्पर्म काउंट कम है, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। सो इन कंडीशन में ऐसे कपल्स कैसे बच्चा प्रोड्यूस करें? सो फॉर दिस वी हैव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। देखो यार, जब प्रेगनेंसी लेटर एज, आजकल क्या हो चुका है, ट्रेंड हो गया है कि लेट एज में शादी करेंगे एंड ऑल, सो दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो यहाँ पे जो है इसी चीज के लिए व्हाट वी हैव, इसी चीज के लिए वी हैव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। सो होती क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, लेट्स अस सी दैट। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है सेल बैंक का कंसेप्ट। अब सेल बैंक होता क्या है? सो सेल बैंक वो होता है जहां पे स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है छोटी छोटी आपकी वाइल्स में या फिर स्ट्रॉस में, ठीक है। मतलब आप कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स लगा के स्पर्म्स को स्टोर करके रख रहे हो। थोड़े से स्पर्म्स लिए जाते हैं 0.4 ml या फिर 1 ml के,
एंड क्रायोजेनिकली प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स। जैसे कि कम एज में, जब बंदे की एज कम है, उसने क्या करा, उसने अपने स्पर्म्स डोनेट कर दिए, उन स्पर्म्स को रखा गया लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स में ताकि उनको प्रिजर्व कर सके। ठीक है, तो फिर ये लगा लो कि चलो ये तो उसने अपनी कम एज में करा। कई लोग क्या करते हैं, जिनके स्पर्म्स जो हैं दे कांट रीच द वुमेन यूट्रस, है ना, वुमेन की ओवरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, सो व्हाट दे पीपल डू, वो भी कंजर्व करा लेते हैं। ठीक है, सो कंजर्वेशन कैन हैपन इन बोथ केस, अर्ली स्टेज ऑल्सो एंड लेटर स्टेज ऑल्सो। एंड्रोलॉजी क्या बोलती है, स्पर्म्स जो है उसको आप इंडेफिनेटली फ्रोजन कर सकते हो। ठीक है, और अपर लिमिट जो होती है स्टोरेज की, दैट इज 55 ईयर्स। ठीक है, अच्छा, स्टोर करने से पहले स्पर्म्स को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि कल को अगर उसके पार्टनर को उसको प्रेग्नेंट कराना है तो उस स्पर्म से हो सके। सो इंट्रासर्विकल इंसेमिनेशन होता है, इसमें इंट्रायूट्रियन होता है, इन विट्रो के लिए तैयार किए जाते हैं। होते क्या, वी विल डिस्कस बिकॉज दीज आर रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। सो ये तो हो गया स्पर्म के बारे में। अब नेक्स्ट चीज आती है कि एग्स को भी किया जाता है, एंड यार सीरियसली दे डोंट चार्ज मच। मतलब अगर किसी ने अपने, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड ही प्रिजर्व्ड, ठीक है, तो ही टोल्ड मी कि समृद्धि 1 लाख रुपीस के अराउंड वो लेते हैं पर ईयर। ठीक है, एंड दे प्रिजर्व हिज स्पर्म्स। सो कह रहा है कि अभी सिंगल है यार, बढ़िया है, कल को जरूरत पड़ी तो बेबी ऐसे प्रोड्यूस कर लेंगे, है ना। So next comes is the process of egg preserving or OCT. Cryopreservation is intended to retain the option for the woman to become the pregnant in future. जैसे मेल के होते हैं वैसे वुमेन के भी कर सकते हो। So इसमें वुमेन की बॉडी से एग एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको फ्रीज किया जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता है इतना स्ट्रेस है, एवरीथिंग इज देयर, सो बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स दे आर गेटिंग द मेनोपॉज एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो कोई सर्जरी हो रही है उसकी, सो उस केस में भी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं कि सर्जरी के केस में उसकी यूट्रस ही निकालनी पड़ जाती है, फिर कोई और दिक्कत आ सकती है ना। सो दिस कैन अकर। सो इस केसेस को प्रिजर्व करने के लिए व्हाट दे हैव डन, दे हैव ब्रॉट दिस टेक्निक। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली करते क्या है, कुछ इंजेक्शन वगैरह से देखो उसको अंदर रख देते हैं इस तरह से। कैन यू सी दैट, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन लेटर। सो फर्स्ट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF। काफी ज्यादा कॉमन हो गया आजकल तो IVF के केस में देखो क्या हुआ, यहां से एग्स को लिया गया, ठीक है, ये रहे एग्स, ठीक है, और स्पर्म्स को लिया गया। दे आर अलाउड टू डू व्हाट, फ्रीज, फर्टिलाइज करके उन्होंने क्या बनाया, दे फॉर्म द जाइगोट को स्टोर करके उसके बाद यहां पे उसकी बॉडी में इंसर्ट किया गया, ये रहा। ठीक है, सो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इसके अंदर क्या होता है, हेल्दी ओवम और स्पर्म्स को लिया जाता है, स्पर्म को फ्रॉम मेल, और जो आपका ओवम से मतलब ओवम कहाँ से लिया जाता है, मदर से। उसके बाद उनको जो प्रॉपर कंडीशन है फ्यूजन किया जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज एग या फिर एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये इट विल बी अ 3 पेरेंट बेबी। अगर इसमें तीसरा पेरेंट भी इन्वॉल्व है, मतलब आप इसको किसी और में कर रहे हो तो 3 पेरेंट हो जाएगा, अगर किसी और में नहीं कर रहे हो तो 2 पेरेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। याद रखना, नो IVF इन क्लोनिंग। ठीक है, समझ में आई, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट केस, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में क्या किया, इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ हेल्दी ओवम एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हेल्दी मदर एंड फादर। उसके बाद इनको फ्यूज किया गया। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो भी फर्टिलाइज्ड एग या फिर एम्ब्रियो होगा उसको मदर की, वुमेन के यूट्रस में डाला जाएगा। ठीक है, जहां पे वो डेवलप होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निकाल के, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, मदर की वूम, राइट। चलो, नेक्स्ट कम्स द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग या फिर यंग एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। आर यू गेटिंग, कि यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग या फिर यंग एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, कहां से,
टेस्ट ट्यूब से। देखो यहाँ पे स्पर्म्स एग का फ्यूजन हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया। वहां पे किसको ट्रांसप्लांट किया था, वहां पे अगर आपको याद हो हमने क्या किया था, उनको एक बेसिकली आपने उनको एक टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया, फिर उनको क्या किया, डाला। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग भी हो सकता है या फिर एम्ब्रियो भी हो सकता है, लेकिन अगर एम्ब्रियो है तो उसको क्या बोलोगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर यू गेटिंग। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंसेमिनेशन के लिए इंजेक्शन वगैरह की तरह का एक डिवाइस होता है जिससे उसको इम्प्लांट किया जाता है। सो हियर द एम्ब्रियोज आर इम्प्लांट। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस जहां पे फर्टिलाइज्ड एग या फिर यंग एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर मदर टू रेसिपिएंट मदर। देखो यहाँ पे दो चीजें, सबसे पहले ये भी हो सकता है वहां पे एग किससे आ रहा था, फ्रॉम दी ओरिजिनल मदर, यहाँ पे डोनर मदर भी हो सकती है। ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब से भी आ सकता है रेसिपिएंट मदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि मान लो अगर उस पर्सन का एक लेडी है, उसके एग में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर एक लेडी है उसके एग में प्रॉब्लम है, सो यू नीड द एग फ्रॉम समवन एल्स, सो वहां से एग लिया जाता है, बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो यहाँ पे द बेस्ट स्टेज फॉर द ट्रांसफर इज 2-4 सेल स्टेज। ये एक स्टेज होती है जिसके बारे में हमें नहीं करना, बस 2-4 सेल स्टेज होती है, इतना याद रखो। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन हो जाता है मटेरियल का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, चलिए। सो एम्ब्रियोज दे कैन बी आइदर फ्रेश फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग सेल ऑफ द सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल और फ्रोजन। फ्रेश भी हो सकते हैं, फ्रोजन भी हो सकते हैं, एंड आर थॉट जस्ट प्रायर टू द ट्रांसफर विच इज टर्म्ड एज, अच्छा अगर वो फ्रोजन हो तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं उसको। ठीक है, द आउटकम फ्रॉम यूजिंग जो क्रायो प्रिजर्व होते हैं हैज यूनिफॉर्मली बीन पॉजिटिव विद नो इंक्रीज इन बर्थ डिफेक्ट्स। जैसे कईयों के दिमाग में ये रहता है कि यार अगर हमने एम्ब्रियो फ्रीज करा लिया, कल को पता नहीं जो है बच्चे में कोई डिफेक्ट्स ना आ जाए, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, नॉर्मल बच्चा ही प्रोड्यूस होता है, कोई डिफेक्ट नहीं। अच्छा यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, अगर किसी का स्पर्म काउंट लेस है सो दैट इज कॉल्ड एलिगोस्पर्मिया, और अगर दैट पर्सन इज नॉट एबल टू रिलीज स्पर्म्स तो उसको बोलते हो ओजोस्पर्मिया। ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि नेक्स्ट थिंग इसी पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन कब होगी, फर्टिलाइजेशन तब होगी जब स्पर्म्स दे विल एंटर वेयर, दे विल एंटर द फेलोपियन ट्यूब, और ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगी, फिर बच्चा यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो अब मान लो कि जो वाइफ है उसने तो एग प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो बंदा है उसके स्पर्म्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू एंटर द वुमेन्स, दे आर नॉट एबल टू रीच वुमेन ओवरी। उस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी स्पर्म्स होंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा टेस्ट ट्यूब में, इन स्पर्म्स को जो है इंजेक्ट किया जाएगा यूट्रस में, और इस तरह से इंजेक्ट किया जाएगा दैट दे विल रीच वेयर, दे विल रीच द ओवरी, ओवरी में रीच होंगे, फिर फाइनली फ्यूजन होगा एंड द बेबी विल बी क्रिएटेड। ठीक है, और ये उन वुमेन्स के केस में किया जाता है हु वांट्स टू बिकम द मदर बट दे आर नॉट एबल टू, क्योंकि उनका पार्टनर जो है वो आपका इतना फर्टाइल नहीं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो समझ, अच्छा एक चीज और, अब ये वाली जो टेक्निक होती है इसके अंदर दो तरह की चीजें हो सकती है, एक तो हो सकती है इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन एंड दूसरी होती है इंटर सर्विकल इंसेमिनेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जब डायरेक्टली सर्विक्स में रिलीज किया जाता है आपके स्पर्म्स को, दैट इज इंट्रा सर्विकल। ठीक है, और इंटर सर्विकल क्या होती है, जहां पे आप क्या करते हो,
यूट्रस में करते हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इस डायग्राम में आपने क्या किया, व्हाट द थिंग इज बीइंग डन, दैट इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द यूट्रस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन. लेकिन अगर इसको इस पार्ट में किया जाता है, सो दिस इज सर्विक्स, सो इसको क्या बोलते हैं, इंटर. क्लियर? चलो, सो दिस इज द थिंग. लास्ट टेक्निक अंडर इट इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. अब कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं? अब ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर बिल्कुल ही ना शक्ति हो, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब में, है ना. सो यहाँ पे स्पर्म्स एंड एग्स जो है उसको फैलोपियन ट्यूब में इकट्ठे करा जाता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है? सो यहाँ पे एग्स को लिया जाता है, उनको सीमन सैंपल में रखा जाता है जहां पे वो जाइगोट बनते हैं. देन जाइगोट इज ट्रांसफर्ड ओवर हियर. ठीक है, फिर जाइगोट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है. दिस इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जहां पे फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है. क्लियर है? अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी स्टेम सेल. स्टेम सेल्स पे भी मल्टीपल टाइम्स जो है आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं. नाउ व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल को आप ऐसा मान के चलो कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं. स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसको आप दूसरे सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. These are the cells which can be converted into other cell types. जैसे कि मान लो इनको आप लीवर सेल में कन्वर्ट कर सकते हो. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ किडनी सेल, हार्ट सेल, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो दिस इज अ थिंग अबाउट इट. सेकेंड थिंग आपको ये जाननी है कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं, सो हम जब एडल्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं दे आर सोमेटिक सेल. So most of the somatic cells they are not stem cell, क्योंकि they are matured cells, है ना, तो वो stem cell नहीं होते. देखो जैसे एक बात बताओ, व्हाइट स्क्रीन को, व्हाइट कलर को ग्रीन में कन्वर्ट करना इजी है, रेड को ग्रीन में कन्वर्ट करना इजी है? ऑफ कोर्स व्हाइट को, है ना. सो डेफिनेटली यू विल बी आल्सो लाइक कि मैम क्या बात कर रहे हो, व्हाइट को ही ऑफ कोर्स इजी है कन्वर्ट करना, है. सो सेम थिंग गोज हियर. सो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना. तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बेस्ट स्टेम सेल कौन सा? जाइगोट. अब जाइगोट इज अनडिफरेंशिएटेड मास्क. अगर उस जाइगोट के आप कुछ सेल्स को प्रिजर्व कर लो तो बढ़िया नहीं रहेगा. ठीक है, सोमेटिक सेल के अंदर सारे सोमेटिक सेल एक्सेप्ट बोन मैरो, दे कैन बी यूज्ड फॉर स्टेम सेल्स. समझ में आई? अब इसकी टाइप्स देखते हैं. सो व्हाट आर स्टेम सेल? स्टेम सेल्स आपके वो सेल्स हैं जिसको आप इजीली इन सब चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो. दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विद द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट एंड मल्टीप्लाई इनटू लॉट ऑफ अदर सेल्स. ठीक है. सो यहाँ पे ये एक ऑर्गन की नहीं, बहुत सारे ऑर्गन की कॉपीज बना सकते हैं. लीवर सेल, लंग सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, एनी टाइप. ठीक है, दे कैन मेक द कॉपीज ऑफ द सेल. अब now coming to the types of stem cell, which is little important. So what is types of stem cells? सबसे पहले pluripotent precursor stem cells. ये वो होते हैं जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत सारी सेल टाइप्स. जैसे कि एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो का जो होता है वो बच्चा है ना. सो इसको इजीली आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बहुत सारी टाइप्स में कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि मान लो जब एम्ब्रियो अभी हमने किया, एम्ब्रियो इनिशियली क्या होता है? लूज मास. ठीक है, जब जाइगोट बनता है उसके बाद थोड़ा सा वो टाइटन होता है. सो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो? बहुत सारे बॉडी के सेल्स बना सकते हो उससे, चाहे स्किन सेल है, चाहे लंग सेल है, चाहे हार्ट सेल. तो इसीलिए दीज आर व्हाट? दीज आर प्लूरिपोटेंट प्रिकर्सर स्टेम सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स. ये वो होते हैं जिसको आप सारे नहीं लेकिन कुछ टाइप्स में तो आप इसको कर ही देते हो. जैसे कि किसी ने अपनी अम्बिकल कॉर्ड को प्रिजर्व कर लिया. जैसे वुमेन के साथ, लेडी के साथ बच्चा अम्बिकल कॉर्ड से अटैच होता है.
अम्बिकल कॉर्ड को प्रिजर्व कर लो, वो भी आपकी बहुत सारे सेल्स बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओलिगोपोटेंट प्रिकर्सन स्टेम सेल्स। ये क्या होते हैं? ये थोड़े से उससे कम बनाते हैं, जैसे कि बोन मैरो सेल। इसको आप यूज नहीं कर सकते ऑर्गन प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल बनाने के लिए। सो इसलिए ब्लड कैंसर में तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन लंग ट्रांसप्लांट वगैरह में नहीं होगा। क्लियर है? Coming to the next type of basically stem cells, that is induced pluripotent precursor stem cells. ये क्या होते हैं? ये एडल्ट स्टोमेटिक सेल्स होते हैं जिसको इंड्यूस किया जाता है ताकि वो प्रॉपर्टीज दिखाए। इंड्यूस्ड है, दिखते नहीं है, लेकिन इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है कि वो ये काम कर सके। एंड दिस वर्क वाज फर्स्ट डन बाय अ जापानीज पर्सन। सो हियर द डी डिफरेंशिएशन कि वो उनको नॉर्मल से कुछ हटके कराना है तो उनको डिफरेंट लगना चाहिए। सो ये जो डी डिफरेंशिएशन करी जाती है वो यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स करी जाती है, ठीक है। उसके लिए कुछ जो है आपके यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लिए जाते हैं, जैसे OCT4, SOX2, नैनोजी लाइन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये सब चीजें क्या है? बेटा डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल, ठीक है। बाद में आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। तो जब स्टेम सेल को उनके बिहेवियर से अलग उसको कराना है, देन दे आर नोन एज डी डिफरेंस इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट। एंड हाउ दिस जेनेटिक programming or de-differentiation is done with the help of various transcription factors. Transcription factors एक बिल्कुल लेमैन की टर्म्स में ऐसे समझो जो उसके पूरे नेचर को ही बदल देते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। देखो डीएनए है आपके पास, यू हैव अ कॉपी ऑफ डीएनए। अब आपने इस डीएनए को कॉपी कर लिया। कॉपीड मींस क्या होता है? उसका रिप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। रिप्लिकेशन करा तो वो अनदर डीएनए बना। अब इसको आपने चेंज कर दिया टू आरएनए। सो जब आप डीएनए को आरएनए में चेंज करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और व्हाई इट इज चेंज टू आरएनए? The only purpose is to produce the proteins, ठीक है। only purpose is to produce the protein। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद है कि हमने यहाँ पे अच्छा फिर उसको प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, ठीक है। अब अगर आपको कुछ याद हो, मैंने आपको जंक डीएनए बताया कि एक जंक डीएनए होता है, एक फंक्शनल डीएनए होता है। फंक्शनल डीएनए को तो जीन बोलते हैं, जीन में तो चेंज कर दिया। याद रखना कभी भी आपका जंक डीएनए नहीं बदलता। जंक डीएनए आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। तो डीएनए में सिर्फ कुछ पार्ट, दैट इज फंक्शनल जीन, जो 1% था, वही ट्रांसक्रिप्शन करता है। एंड यही आपका आगे जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज होगा। समझ में आ रही है? Are you getting this point? So आपने क्या किया? This is what this technique is, induced. How we produce induced pluripotent stem cells. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? That is de-differentiation, ठीक है। चलिए, सो पहली बार जिस पर्सन ने इस प्रोसेस के बारे में बताया था उसका नाम था शिनाया यामानाका, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजियोलॉजी इस टेक्निक के लिए, राइट। इट इज रिसेंटली फाउंड दैट OCT4 इज नॉट नीडेड फॉर जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग एंड इन फैक्ट नॉट यूजिंग इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी। सो इसको यूज नहीं किया जाता, तो बाकी के 3 यूज किए जाते हैं। 2014 में एक रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? उन्होंने ये देखा, reported using insulin producing cells derived from human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells to lower the glucose level in mice। इन्होंने ये देखा कि जो आपके
ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स है, उसका इस्तेमाल किया इन्होंने, और इन्होंने देखा ग्लूकोज लेवल माइस में कम हो गया. नाउ इज दिस लीगल? यस, बिकॉज मिसयूज इसका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डुप्लीकेट एम्ब्रियोनिक सेल बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा बेबी कई लोग इसे नहीं बनाते, पूरा बेबी पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज अ थिंग. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे वाई दे हैव यूज्ड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स, बिकॉज आपको पता है पैंक्रियास से रिलेटेड क्या है, डायबिटीज की प्रॉब्लम. पैंक्रियाटिक सेल्स को रिप्लेस किया जो कि इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया उससे. क्लियर है पॉइंट? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंटेबल ऑर्गन्स और 3D प्रिंटिंग. ठीक है, देखो अब जो नॉर्मल प्रिंटर होता है उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ समय के बाद इंक भरनी पड़ती है. ठीक है, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट पेपर. देखो सबसे पहले क्या आया, नॉर्मल प्रिंटर. ऐसा ही हुआ था, सबसे पहले क्या आया, नॉर्मल प्रिंटर जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपका प्रिंट निकाल देता. उसके बाद आया कलर्ड प्रिंटर, जिसमें कलर्ड, जब हमने कार्टिलेजेस डालनी शुरू की तो उसने कलर्ड प्रिंट आउट निकालने शुरू कर दिए. उसके बाद आया 3D प्रिंटिंग, जैसे जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बनाना. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कार्टेज होता है ना आपका कार्टिलेज, उसको हम फिल करते हैं विद प्लास्टिक एंड पॉलीमर, ताकि वो आपका एक ऑर्गन ही बना दे. जैसे यहाँ पे देखो, इसने पूरा का पूरा एक बंदा ही बना रहा है. ठीक है, सो आपने अगर 3D प्रिंटर में किडनी सेल फिल कर दिया तो वो क्या बना देगा, किडनी. लीवर सेल फिल कर दिया, लीवर, है ना. सो डोंट यू थिंक इट्स इंटरेस्टिंग? है ना, सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बट नॉट दैट इजी ऑल्सो. चलिए, सो यहाँ पे होता क्या है, इट यूजेस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने के लिए टिश्यू एंड ऑर्गन. फॉर दिस 3D डेटा अबाउट द ऑर्गन टू बी प्रिंटेड, कौन से ऑर्गन का प्रिंट करना है उसके लिए सिटी स्कैन, MRI किया जाता है. फिर उस डेटा को यूज करके डिजिटल मॉड्यूल क्रिएट किया जाएगा, किसका, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का यूज करके. फिर उसके बाद बायो इंक से फिल किया जाएगा इनको. अब जो ये बायो इंक होती है ना बेटा, ये क्या होती है, एक हाइड्रोजेल होती है. ये चीज याद रख लेना क्या होती है, इट इज अ हाइड्रोजेल, जो कि आपकी किससे बनी होती है, which is made up of alliganates or fibrin polymers, cellular adhesion molecules, etc. ठीक है, इसका काम क्या है, it supports cell proliferation, सेल को डिफरेंशिएट करना, फिजिकली सेल में चीजों को अटैच करना. नेक्स्ट, अब जो ये इंक होनी चाहिए किस तरह की होनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, ताकि जब ट्रांसप्लांटेशन खत्म होगी तब ये क्या हो जाए, अपने आप डिग्रेड भी हो जाए. Are you getting the point? So this thing should be there. Next, जो भी आपके सेल्स होते हैं, अच्छा इस चीज में ना थोड़ा सा एक चीज समझ लो. What is tissue? Tissue is a group of cell. ठीक है, दो सेल के बीच में कभी भी टिश्यू नहीं होता. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आर ऑल ऑर्गन्स टिश्यू? आर ऑल ऑर्गन्स टिश्यू? डेफिनेटली. टिश्यू किससे, ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू से. ठीक है, अब यहाँ पे सेल के बीच में, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या होता है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में होता है आपका मैट्रिक्स, दैट इज इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स. ये जो मटेरियल होता है ना एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, ये आपका सेल को डिवाइड करने के लिए मदद करता है. इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन और प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल. ठीक है, ये इसका पहला काम है. दूसरा काम है सेल को डिफरेंशिएट करने, और तीसरा काम है अडहेशन करने, सेल को एक साथ जोड़ के रखने में. 3 काम हो गए, सेल को डिवाइड करने में, डिफरेंशिएशन करने में, एडहेशन करने में. ठीक है, आर यू गेटिंग? सो जब भी हम 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, हम ऑर्गन बना रहे हैं बॉडी में. अब बॉडी में ऑर्गन बना रहे हैं तो डू यू रिक्वायर व्हाट, डू यू रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? ऑफ कोर्स यस. इसीलिए हम लोगों ने क्या इन्वेंट किया, बायो इंक. क्लियर? अब
सेल्स को मिक्स किया जाता है किसके साथ? सेल्स में आपके कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं? दे कैन बी स्टेम सेल्स, दे कैन बी इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स, दे कैन बी व्हाटएवर सेल्स ऑफ योर इंटरेस्ट, उनको मिक्स किया जाता है बायो इंक के साथ, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे के लिए रखा जाता है ताकि जो भी आपका ऑर्गन है उसको प्रिजर्व कर सके, ठीक है। अब बायो इंक कैन बी प्रिंट, अब जो बायो इंक है दैट कैन प्रिंट, बी नहीं आएगा, दैट कैन प्रिंट 3D स्ट्रक्चर्स थ्रू अ प्रिंटिंग नोजल और नीडल बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर, जो भी चाहिए होता है वो करके। और जो 3D प्रिंटर्स हैं वो आपकी रशियन कंपनी 3D प्रिंटिंग बायो प्रिंटिंग सॉल्यूशन से बनाई। जैसे देखो यहाँ पे भी क्या था आपका, ये नोजल थी, नोजल के थ्रू क्या आ रहा था आपका, इंक आ रही थी एंड दैट वाज मेकिंग अ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, चाइनीज ने पूरा फुल फ्लैश तो इंडिविजुअल नहीं बना, चाइनीज ने कान बनाए और उसको चाइल्ड में डाला है जिस चाइल्ड को बचपन से प्रॉब्लम थी माइक्रोटिया की। माइक्रोटिया क्या होता है कि जब बाहर का आपका एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, सो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हेन एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट और अंडर डेवलप्ड, ठीक है। उसके बाद जो एक कंपनी है, द कंपनी अर्गेनवो, उसने ह्यूमन लीवर को प्रोड्यूस किया था इस टेक्नोलॉजी के यूज करके, बट ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए अभी हम यूज नहीं कर रहे, सिर्फ अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। रिसेंटली ह्यूमन हार्ट भी प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन कितना ज्यादा कोई चीज एफिशिएंट है नहीं है, दैट वी विल सी। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका नाम क्या है, 4D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में तो क्या करते थे हम, 3D प्रिंटिंग में 3D ऑर्गन्स थे। अब ये जो 3D ऑर्गन्स है इनका शेप, साइज, उनकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए व्हाट वी हैव, 4D टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज द फोर्थ डायमेंशन? द फोर्थ डायमेंशन विच इज एडेड ओवर हियर इज टाइम और एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है यहां से हम लोग कल करेंगे, चलो ये भी कर लेते हैं, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन अप्रूव्स फर्स्ट ह्यूमन एनिमल एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट। 2019 में क्वेश्चन भी आया था। सो यहां पे हुआ क्या है कि पहला ह्यूमन एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट किया गया। होता क्या है, सो यहां पे बेसिकली human animal chimeras, they provide the ability to produce human organs in other species. जो induced pluripotent cell थे ना, उनको अगर आप किसी और स्पीशीज में डाल दो तो वो ह्यूमन के जैसा बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, which would be patient specific immune matched for transplantation. Survey conducted in 2020 finds American support for human animal chimera research. कैसा हुआ, क्या था उस टाइम, What they did, जैसे ये आपका क्या है, ये गोट का एम्ब्रियो है, ठीक है। अब उन्होंने यहां पे क्या कर दिया, इस गोट के एम्ब्रियो में कुछ सेल डाल दिए ह्यूमंस के। सो दिस इज ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट सेल्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको एनिमल के वूम में डाल दिया। सो जो यहां पे इन्होंने मान लो किसके लिए थे, इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट सेल, लीवर के। तो जो एनिमल बॉर्न हुआ ना उसके पास इंसान का लीवर था। अब करेंगे क्या, आपको क्या लग रहा है इस टेक्निक से क्या करेंगे? अब इस टेक्निक से एनिमल को मार के उससे लीवर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आई? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि अगर ह्यूमन में ही इसको करते तो ह्यूमन बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बाहर से आया है, लेकिन एनिमल बॉडी नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो एम्ब्रियो है, ठीक है। तो दिस इज अ टेक्निक विच इज बीइंग यूज्ड। तो आपको नहीं लगता यार दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द एनिमल्स? तभी बोला जा रहा है ह्यूमन एनिमल काइमेरियाज। मतलब देखो आप बेचारे एनिमल को मार रहे हो ना, बट दिस इज समथिंग विच वी कांट अवॉइड, क्योंकि यार चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, है ना, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो इसके साथ एंड करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।